ओके, तो अभी अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग, क्या था, करंट कैरिंग वायर या लूप, करंट कैरिंग लूप। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है आज का टॉपिक जो है वो कल हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया था। अभी जो है आज हम लोग थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो जो कल आपका जो डेरिवेशन आया था वो कुछ इस तरह से आपने देखा कि ये यहाँ से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस, और इसकी जो रेडियस थी वो आर थी, और यहाँ से आपने एक पॉइंट पी कंसीडर किया जहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को निकालना था। तो आपने देखा था कि यहाँ पे जो है जो आया जो है वो क्या आया था, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस आया। तो जो है ये जो करंट कैरिंग अपना ये जो लूप है उसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप क्या आया था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू पॉइंट P। तो ये अपना कल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, निकाल दिया था। ओके ओके सिद्धार्थ, ओके, तो ये हो गया था अपना। अब ज़रा देखना कि अब आप लोग क्या करोगे। तो देखो ये अपना टॉपिक हो गया ये कंप्लीट। तो ओके, तो ये इस प्रकार से ये डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर लिया था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप, ऐसा हो गया था। अब ज़रा देखना आप लोग कि अब यहाँ पर एक केस है, कल मैंने वो केस नहीं सॉल्व कराया था, आज हम लोग उस केस को देख लेते हैं। तो आपने देखा कि B इक्वल्स टू इतना आ गया। अब केस ये है कि इफ़ दिस पॉइंट P is lies at the center of current carrying circular loop, then what is the net magnetic field at its center? ओके, तो आप बताओगे कि केस है यहाँ पे, केस है कि when मतलब P या तो एट द सेंटर ऑफ, केस है एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग, एट द सेंटर ऑफ करंट एट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या वायर, सर्कुलर वायर, ऐसा भी चलेगा। तो ये हो जाएगा दैट इज, इसका मतलब क्या, दैट इज x इक्वल्स टू 0। सेंटर पे का मतलब हम लोगों ने कहाँ फाइंड आउट किया था, इस पॉइंट P पर, और ये P x डिस्टेंस पे था। अगर ये P कहाँ चला जाए, इसके सेंटर पे चला जाए तो यही क्या हो जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, मतलब x क्या हो गया यहाँ 0। देयरफॉर above equation can be written as, above equation can be written as क्या, B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये x को 0 रख देंगे हम लोग, तो 0 प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब आप ज़रा ध्यान से देखो, ये B एट सेंटर, मतलब B एट सेंटर, ऐसा मैंने C से इंडिकेट किया कि मतलब सेंटर की बात है। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, या अगर तुम यहाँ O लेते हो तो यहाँ बता देना एट पॉइंट O के लिए, तो या तो कुछ मत लिखो, बता दो जो है कि एट द सेंटर। ओके, तो ये हो जाएगा कितना 2, देखो यहाँ केवल आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया आर क्यूब हो गया। तो ये आर स्क्वायर से आर क्यूब हुए, इसके पावर्स निकल जाएंगे। देयरफॉर B एट द सेंटर म्यू नॉट आई बाई 2r, एट द सेंटर कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2r। ओके, अच्छा, लेकिन
ये किस तरफ टेंडिंग होगा, तो उसकी डायरेक्शन खुद की किधर की तरफ होगी। हाँ निकिता, अभी देखना उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये जो हमने तो ऐसा करंट लिया है तब भी ये किधर होगी, एक्स एक्सिस की तरफ। तो अगर मैं BC वेक्टर लिखूं, म्यू नॉट IC बताता है कि सेंटर पे है, ट्वाइस R, तो ये भी क्या होगा, तब भी ये I के अलॉन्ग, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा। जो उसका डायरेक्शन टेंडिंग होगा वो किधर होगा, अलॉन्ग एक्स। पहले भी था अब भी है, भले ही सेंटर पे है। तो ये कैसे, ऐसा राइट हैंड रूल से। अगर ये ऐसे करंट बह रही होती तो हम लोग उसको ऐसे लेते थे, इधर जाता, तो यहाँ माइनस साइन आ जाता, बाकी और कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल सा ये अपना स्टूडेंट्स ये ऐसा केस है। समझ गए ना आप लोग। तो अब देखना जरा सा कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, B = म्यू नॉट I बाई, ये इतना x की वैल्यू 0 रख दिया और ये इस प्रकार से अपना ये आ गया। तो ये आपने रिजल्ट कल पढ़ा था और केस आज आपने किया कि अगर जो है ये जो एक्सिस पे हम लोगों ने x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया था, वहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया तो वो आया था म्यू नॉट IR² 2x² + R² पावर 3/2। वही जब आज हम लोगों ने उसके आगे उसका केस देखा कि अगर ये x की वैल्यू 0 हो जाए तो ये P किधर चला जाएगा, सेंटर पे चला जाएगा। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, B = म्यू नॉट I/2R I कैप, मतलब कि जो ये जैसे भी हमने जो है करंट की डायरेक्शन कैसे लिया है, एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो ना जो है, तो ये किधर की तरफ आ रहा है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ओके, जो ये सिचुएशन हम लोगों ने यहाँ रख के दिखाया है। आई बात समझ में आप लोगों को। तो यहाँ से आपको ये केस बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना अस्मिता। तो चलो बढ़ते हैं आगे कि ये केस आपको समझ गया कि ये था आपका केस। अब इस पर हम लोग थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, समझ गए ना। इसके बाद हम लोग जो है और अच्छे डेरिवेशन कुछ सॉल्व करेंगे कि अगर जो है वायर फाइनाइट लेंथ की हो, उसमें I करंट इस्टेब्लिश हो, फ्लो हो रही हो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो उस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, है ना। तो देखो आप लोग पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट of 12 ampere is bent into a semi-circular arc of radius 2 centimeter, okay, as shown in figure. Consider the magnetic field B at the center of the arc. A, what is the magnetic field due to the straight segment, okay, and B, in what way the contribution to B from the semicircle differs from that of circular loop, and in what way does it resemble, okay. C, would your answer be different if the wire were bent into a semicircular arc of the same radius but in the opposite way as shown in the figure, इतना B, ओके। तो पहला वाला कह रहा है कि स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 12 एम्पियर, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। स्ट्रेट वायर कुछ उसने ऐसा आपको डायग्राम दिया है, यहाँ से बता रहा है कि ऐसे करंट जाता है, तो ये इसका यहाँ कहीं सेंटर होगा और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस भी उसने बता रखी है कि ये रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर बराबर। और यहाँ पे जो फ्लो होने वाली जो करंट है वो है 2 एम्पियर की, है ना, समझ में आई बात। ऐसा तो 2 एम्पियर 12 एम्पियर करंट बह रही है, 12 एम्पियर की, वो पूरा ऐसा फ्लो हो रहा है। तो उसने पहला आपसे क्वेश्चन पूछा, बेंड इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस इतना स्टूडेंट, कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट। जो ये स्ट्रेट सेगमेंट्स हैं, इन लोगों के कारण इस पॉइंट, जो भी अपना एक पॉइंट O ले लेते हैं सेंटर इस सर्कुलर आर्क का, यहाँ पे फील्ड क्या होगा, तो ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट, पहला ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट,
ठीक है ना। जो है ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट, अच्छा स्ट्रेट सेगमेंट के कारण क्या होगा, तो फार्मूला आप लोग क्या जानते हो, B इक्वल्स टू क्या म्यू नॉट अपान 4 पाई जो भी क्या आइडियल क्रॉस वेक्टर R अपान क्या R क्यूब, ऐसा फार्मूला आपको पता है। अब जरा देखना कि अगर आपने यहाँ एक छोटा सा पार्ट लिया और करंट भी इधर ही ये भी इधर ही, तो ये इधर जाएगा और जो आपका R है इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। मतलब जो DL क्रॉस R आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। देयरफॉर इनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इसके कारण जो है कुछ तो भी ऐसा मान लो, ऐसा पकड़ लो कि ये जो है वेक्टर B1 है, तो B1 की वैल्यू क्या हो गई, 0। एंड इस वाले के लिए भी लूँ तो ऐसा एंटी पैरेलल हो जाएगा, ये भी क्या होगा, तब भी ये 0 आएगा दोनों ही केस में, और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, 0। अब बात रह गई किस पर, इस जो है सर्कुलर सेगमेंट के बारे में निकालना। तो जरा देखना आप लोग कि ये जो सर्कुलर सेगमेंट है इससे कैसे निकालोगे। तो अभी अभी आप लोगों ने पूरे जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाला, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई कितना 2R। तो ये अगर ये पूरा सर्कल होता तो ये इतना होता, अभी सर्कल क्या है, हाफ है, तो उसके सेंटर पे कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब यहाँ 4R हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग। और सबकी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। इसमें कहता है कि फॉर अ सेगमेंट ऑफ सेमी सर्कुलर DR क्रॉस पैरेलल टू ईच अदर, अगर यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे तो किधर आएगा, आर पैरेलल टू ईच अदर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ऑल द कंट्रीब्यूशन add up in magnitude, hence B semicircular arc is given by right hand rule of half that of the circular loop। वही बात कह रहा है, is 1.9 × 10⁻⁴ टेस्ला normal to the plane of paper going किधर into it। कुछ नहीं, मैंने आपको बताया ना, जो ये करंट जा रही राइट हैंड रूल लगाओ, तो ये राइट हैंड कर्व रूल किधर बता रहा है, गोइंग इनटू इट, परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड बट गोइंग इनटू इट, और ये हो जाएगा B। अच्छा इसको क्या करते हैं, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁴ ये 7 होती है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये हो जाएगा I की वैल्यू कितना, 12 एम्पियर, और रेडियस खुद की 2 इंटू 10⁻⁻ कितना, -2। इसको हमने सॉल्व किया, सब कुछ किया और मिल गया आंसर 1.9। अच्छा और 4 भी तो रहेगा, ये सॉल्व किया तो आंसर मिला 1.9 इंटू 10⁻⁻ कितना, 1.9 10⁻⁻⁴। सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा, इतना ही टेस्ला आएगा। क्या आपने समझा। और अगर वो कहता है कि अगर यही सेगमेंट क्या कर दिया जाए, इसको उलट के रख दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्या होगा कि अगर इसको ऐसा देखो, अभी ऐसे करने पर ऐसा था, ये उलट दोगे तो भी तो करंट ऐसे जा रही है, तो जब आप ऐसे करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, और बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ से देख लो, कह रहा है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ B बट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द B। मतलब पहले वाले से जो अभी की डायरेक्शन है, अभी की डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड बट इनटू द ब्लैक बोर्ड, मतलब इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। और जब उसका कहना है कि अगर यही सेगमेंट को कैसे कर दिया जाए, उलट दिया जाए, यहाँ नीचे रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड बट आउटवर्ड, मतलब इसके डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसके सेंटर पे अपोजिट होगी, बाकी मैग्नीट्यूड सेम होगा। समझ में आ गई बात। तो ये इस प्रकार से ऐसा आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसी के बाद ही है, क्या कह रहा है कि कंसीडर अ टाइटली
owned 100 tons coil of radius 10 centimeter carrying a current of 1 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? समझ गए क्या? कह रहा है कंसीडर टाइटली वुंडेड 100 टन्स ऑफ। अच्छा, तो कुछ नहीं, हमें पता है म्यू नॉट, अगर एक कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई कितना 2R। तो यहाँ कितने हैं N, तो ये N हो गया, N बराबर कितना 100 और ये म्यू नॉट, सबकी वैल्यू रख देते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और करंट कितनी फ्लो हो रही है इस केस में 1 एम्पियर की और ये 2 और रेडियस कितना उसने दे रखा है, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 मीटर। समझ गए? इसको सॉल्व कर दो, आपका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इजी था ये तो। मैग्नेटिक फील्ड आ गया कितना 6.28 इंटू 10 टू द पावर 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 क्या टेस्ला। ऐसा आपका आंसर आ गया। क्या आपको समझ में आया? तो ये तो आपका आंसर हो गया। अभी जरा सा हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मतलब करंट कैरिंग फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर या L लेंथ ऑफ वायर, जो भी आप बोल दो उसको। तो सब लोग हेडिंग डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। समझ गए? ये सबसे अच्छा डेरिवेशन होने जा रहा है अपना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पर सिचुएशन कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर, मतलब कैसी स्ट्रेट वायर, फाइनाइट लेंथ की कोई तो भी वायर होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो देखते हैं जो है कि फाइनाइट लेंथ की वायर कैसी है। अभी देखो, यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक जो है फाइनाइट लेंथ की वायर है जिसकी लेंथ क्या है, कुछ भी, हम लोगों ने कहा कि इसकी जो लेंथ है वो कुछ तो भी, जो भी तुम्हारी मर्जी आए ले लो, कि तुमने कहा कि A है, चलेगा? बिल्कुल। अभी मैंने एक जनरल पॉइंट से, यहाँ से, मतलब बीच में से नहीं, जनरल पॉइंट से मैंने कहा कि यहाँ एक पॉइंट P है, यहाँ पर अपने को ये करंट कैरिंग जो वायर है इसके कारण जो है इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो जरा देखना, मैंने ऐसा किया और ऐसा, मतलब किधर गया, इनवर्ट, मतलब कि इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ होगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। तो मैंने यहाँ से एक जो है एक लाइन प्लॉट किया और देखा, तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा था, ये θ1। और जब मैंने यहाँ से ये एंगल बनाया तो ये पाया कि ये कुछ तो भी ऐसा क्या बना रहा है, θ2, क्योंकि हम लोगों को पॉजिटिव एंगल लेना है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए मैं ऐसा एंटी क्लॉकवाइज गया। समझ गए ना आप लोग? और वो किधर से जाया जाता है, ये जो हम लोग ये जो पोजीशन वेक्टर लेते हैं वहाँ से वो एंगल हमने फॉर्म किया है। समझ रहे हो जो है? ओके साक्षी, तो देखना जरा सा कि मैंने कहा कि ये जो है जो डिस्टेंस हो गई, अभी अपनी मर्जी है कि जो तुम लेना चाहो वो ले सकते हो। तुमने कहा कि ये पॉइंट है, मतलब कि जो भी O, इस O से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है। ओके, और ये टोटल लेंथ इसकी क्या ले लिया है, A ले लिया है। समझ गए ना आप लोग? तो और जो है ये हमने, चलो अब डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस बच्चों, चलो अच्छा x की जगह l लेते हैं, l डिस्टेंस पे चलकर हमने क्या लिया, dl लेंथ लिया। कितना लिया, l पे चलकर dl लेंथ का एक करंट एलिमेंट बनाया, और वो कितना हो गया, I dl। क्या बात समझ में आ रहा है?
उसके सेंटर से L डिस्टेंस चलकर DL लेंथ का एक करंट एलिमेंट लिया, तो वो करंट एलिमेंट कितनी होगी, IDL हो गई। अब उस करंट एलिमेंट से एक मैंने पोजीशन वेक्टर प्लॉट किया, ध्यान से देखना, एंड दिस पोजीशन वेक्टर विल बी वेक्टर R। चलेगा? बिल्कुल। तो तुमने कहा कि चलो सर जो है बहुत ही सरल है ये, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा थीटा, इट विल मेक्स एन एंगल थीटा। तो अब आपका पहला देखो मैंने बता दिया कि लेट अस कंसीडर अ वायर हैविंग करंट I and its length is A, total length is A. We want to find magnetic field at any general point P from wire to point P, the distance is D। तो मैंने डेरिवेशन स्टार्ट कर दिया। अभी डेरिवेशन क्या स्टार्ट हुआ कि अब आप कहोगे हेंस, देखो डेरिवेशन मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर है, इस हेडिंग का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ऐसा हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ, यहाँ ये बताना होगा लेंथ, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट लेंथ क्या होगा, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। अब आप बताओगे सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट ड्यू टू करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड, अब आप बताओगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट पॉइंट P इज गिवन बाय, चलो फिर देखो कितनी हो रही है, dB क्या होगी, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आइडियल क्रॉस R या फिर आइडियल साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, ये तो मैंने मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने R लिया है, तो डिस्टेंस क्या होगा R का स्क्वायर, तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ओके, तो देखना अभी क्या होगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई ऐसा R स्क्वायर हो गया। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब जो है हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, tan थीटा निकालता हूँ इन OP और यहाँ पे एक पॉइंट में ऐसा Q ले लेता हूँ, तो इन ट्रायंगल OPQ क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा है ना, tan 180, या तो मैं cot लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, cot, डायरेक्ट मैं cot लेता हूँ। तो देखना जरा सा आप लोग, बात एक ही आएगी, आप चाहे कुछ भी ले लो, ये हो जाएगा cot, बताऊंगा कि cot से जो है एक लाइन आपका बच जाएगा, cot 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान बेस, तो cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, बेस अपान
परपेंडिकुलर, तो बेस कितनी है L और परपेंडिकुलर कितनी है D, तो L अपान क्या हो गया D। समझे क्या आप लोग? देयरफॉर L इज इक्वल्स टू कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस D कॉट थीटा, माइनस D कॉट थीटा। अच्छा, तो ये इतना हो गया। और आगे देखते हैं, तो हमें तो यहाँ क्या चाहिए, DL चाहिए, देयरफॉर एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। DL इज इक्वल्स टू माइनस D कॉट का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब DL अपान डी थीटा इज इक्वल्स टू D कोसेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा को फिर मैंने उधर भेज दिया। तो क्या अभी समझ में आ गया? अच्छा, अब अच्छा, लेकिन एक चीज़ और, कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, समझ गए, DL इक्वल्स टू D कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब बात करते हैं इसके बाद जो है, जरा सा किधर देखना कि ये R इक्वल्स टू किसको लेना है अपने को, कि अगर हमने ये ले लिया तो अब अगर हम लोग क्या ले लें, सिर्फ एक लाइन और निकाल लें कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू इसी में, इसी ट्रायंगल में एंड कोसेक थीटा इक्वल्स टू, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, कोसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस, मैं एक बार लिख देता ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, कोसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता क्या है, अगर यही क्या होता साइन होता तो क्या होता जो है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, अभी होगा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, तो ये हो गया R अपान D, तो कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कोसेक थीटा, देयरफॉर R इक्वल्स टू D कोसेक थीटा। समझ गए ना आप लोग? और अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं, R स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कि रखेंगे, तो देयरफॉर अच्छा पुट, अब आगे बढ़ाते हैं इसको, पुट इन इक्वेशन 1, हमने वैल्यू निकाल ली, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिल जाएगा, dB इक्वल्स टू, अभी तो सिर्फ dB का मतलब उस पूरे लेंथ A के सिर्फ DL लेंथ का काम चल रहा है, फिर बाद में हम लोग पूरे लेंथ का ले लेंगे। समझ गए ना आप लोग? तो अच्छा, अब आप देखना जरा सा, ये dB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू I और DL की वैल्यू कितनी है, D कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो गया DL की वैल्यू D कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, इधर लिख दिया मैंने, अपान R स्क्वायर की वैल्यू क्या है D कोसेक थीटा, तो ये हो गया D स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखना जरा, D कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर कट गया, एक D से ये एक D कट गया, तो बच गया अपना म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I साइन थीटा डी थीटा अपान कितना D, ये हो गया dB, ये हो गया dB, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। Hence the net magnetic field at point P due to current carrying wire is given by, hence the net magnetic field, आप कहाँ, यहाँ दिख रहा है, हाँ, hence the net magnetic field at point P due to current carrying wire, due to finite length current carrying wire, due to
फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय। ओके, तो ये dV का क्या हो गया, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, B